चलो चुप हो जाओ, बात ना करो। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में देख लो क्या पढ़ लिया था कल, लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था फसल अवशिष्ट, याद हो तो तुम? फसल अवशिष्ट कितनी खतरनाक, पराली के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, इसका प्रबंधन कैसे करना, इसका मैनेजमेंट कैसे करना। पराली का यार करो क्या, पराली का यार कैसे कैसे जलाया जा, पराली को जलाया जा, बचाया जा, कैसे मैनेजमेंट कैसे करना इसका, ध्यान से सुन लो। ए बंद कर जा, बंद कर जा, इधर देखो। तो पराली का क्या करा जाए, देखो कैसे करेंगे। नंबर फर्स्ट, प्रदूषण का कारण देख लो, प्रदूषण का कारण, प्रबंधन कैसे करना है पहले इसका देखो, प्रबंधन कैसे करना इसका, प्रबंधन कैसे करें। जो फसल अवशिष्ट है ना, फसल अवशिष्ट पढ़ रहे हैं हम आज, तो बहुत अच्छी वीडियो दिखाऊंगा इसकी फसल अवशिष्ट की। जो फसल है, जो फसल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्रॉप्स, अवशिष्ट। जो फसल का अवशिष्ट, साधारण भाषा में बताऊं, पराली। ऐसे फसलों के कुछ भी अवशिष्ट हो सकते हैं, इनका मैनेजमेंट कैसे करा जाएगा। तो फसलों जो अवशिष्ट होंगे इनका मैनेजमेंट कैसे करा जाएगा, समझ लो। तो मैनेजमेंट देखो, प्रबंधन कैसे करेंगे पहले ही बताओ। जो चावल है, चावल, जो धान की फसल है, किसकी फसल है, सुन लो ये सारी बातें, आंसर में काम आएंगी तुम। इन्वायरमेंट का टेस्ट होगा मेंस का, उसमें लिखोगे बैठ के भर भर का। ये देख लो, जो धान की फसल होगी, धान की फसल, धान की एक तो फसल की समस्या हो, कारण पता क्या हो उसका, प्रदूषण का कारण क्या हो। देखो प्रदूषण का कारण क्या हो, वही प्रदूषण का कारण क्या हो उसका, फसल तो जो प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण का कारण, प्रदूषण का कारण। एक बात बताओ, जो धान की फसल हो उस ना, उस 80% जल की आवश्यकता हो, कितनी, ठीक। चावल हुआ, एक तो चावल हुआ हमारा, एक चावल हुआ और एक हुआ गन्ना, और दोनों में अवशिष्ट बचेगा, बचेगा दोनों में अवशिष्ट। आज 80% इसे ना जल चाहिए, 80% जल की आवश्यकता होगी सर इस फसल को। तो इससे क्या होगा, तो जल की कमी हो जाएगी एक तो। जब जल की कमी हो जाएगी ना, ये समस्या हमारे यहाँ, जल खराबी होना स्टार्ट हो जा, हम जल का अत्यधिक दोहन करना स्टार्ट कर दे। और हमने ऐसा करा, हरित क्रांति चावल और गेहूं तो दबा के पैदा हुआ, पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में दबा के गेहूं पैदा हुआ। और हम जो खाद्यान्न होंगे हमारे, गेहूं चावल, इनमें हम आत्मनिर्भर हो चुके, चीनी में भी आत्मनिर्भर हो चुके हैं, बाहर भेजे हम चीनी बना के वजह। लेकिन समस्या पता क्या हुई, जब एक प्रॉब्लम सही हो जा तो दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो जा। तो हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ, हमारे यहाँ जो ग्राउंड लेवल का वाटर था ना, पानी का जो चलता, इतना पानी निकाल रहा हमने, इतना पानी निकाल रहा, वो सब नीचे चला गया, अब सूखने स्टार्ट हो चुके। समझ में आया बात? या अब ये बात मैंने तुम्हें पिछले वाली क्लास में बताई कि समस्या क्या होती। चावल और गन्ना ना, इसकी फसल के लिए 80% जल की आवश्यकता हो, 80% जल चाहिए सर। तो जल क्या हो, जब जल 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 चाहिए तो जल की मांग बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो जल की डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, जल की क्या हो जाएगी, मांग, जल की डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब जल की डिमांड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, जल की मांग चाहिए, जल चाहिए, मतलब बिना जल के तो थोड़ी खेती हो, तो थोड़ा हो जाएगी। चावल और जो इसकी गन्ने खेती ऐसी ही होगी, ठीक। समझ रहे कारण क्या है। दूसरे नंबर पर समस्या देखो कहाँ खड़ी होगी, फिर करना क्या चाहिए इसका, समझ में ये बात। या दूसरा, हमारे यहाँ जो कृषि हो रही है ना, मैंने बताया पंजाब, हरियाणा, जो राजस्थान की जो खेती वो ना मिट्टी, वो दोमट मिट्टी, और वो ना उस कृषि के लिए जो फसल उसके अंदर डाली जा रही, उसके लिए ना, उसके लिए बेटर ही नहीं है, वो कृषि डिजर्व नहीं करती उसके लिए। वो आया समझ, जो वो उस फसल के लिए वहाँ की जो मिट्टी है ना, वो डिजर्व नहीं करती। जो उसमें तुम फसल बो रहे, उसके लिए तो मक्का उगाना चाहिए, अब मक्का है नहीं वहाँ से, मक्के की जगह जबरदस्ती डाल लगा, हमने ठूस दिया उसके अंदर धान गन्ना, ये उगा रहे हम, जिससे अधिक पानी की आवश्यकता, समस्या खड़ी कर दी, बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। इसका मतलब हमारे यहाँ पता क्या है, जो कृषि जलवायु का क्षेत्र है, इसे बोलते हैं एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन, इसे बोलते हैं कृषि जलवायु, कृषि, देखो कितना बढ़िया वर्ड, कृषि जलवायु, जलवायु, जलवायुविक क्षेत्र, इसे बोलते हैं एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन। इन एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन कहते हैं इंग्लिश में। ये एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन ना ऐसा क्षेत्र हो, तो अगर मक्के की खेती के लिए है ना, वो पहले तो उपलब्ध, तो वहाँ मक्के की खेती करनी चाहिए। ऐसा क्षेत्र ऐसा कृषि जलवायु का क्षेत्र, वहाँ की जलवायु उपयुक्त उस कृषि के लिए, विशेष प्रकार की कृषि के लिए। अगर वहाँ गन्ना होगा तो गन्ना होगा, पश्चिम बंगाल में गन्ना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि गंगा का सारा पानी जाकर वहीं आर्द्रता मिलती है, वहाँ की नमी में आर्द्रता बनी रहती है, कम पानी की आवश्यकता होगी। ऐसे समझ, खाद्य क्षेत्र में गन्ना होगा ही होगा। खाद्य क्षेत्र में तुम जबरदस्ती जाकर बेरी के पेड़ लगा रहे हो, तो तमीज नहीं आ तुम, समझ नहीं बात है। ऐसे ऐसे एग्रीकल्चर जोन हमारे यहाँ 15-20 के आसपास एग्रीकल्चर जोन है हमारे यहाँ से।
कृषि जलवायु की जो क्षेत्र हो ना, ये कृषि जलवायु के क्षेत्र, उसके अनुसार हमारे यहाँ कृषि नहीं होती। समस्या यहाँ समझ में आए बात? या जहाँ जहाँ उगाना चाहिए चावल वहाँ उगा, जहाँ उगाना चाहिए चावल वहाँ हम जबरदस्ती, हम पता क्या उगा रहे, जबरदस्ती वहाँ उगाने पर लगे हुए मक्का। ऐसे समझ, तो मक्का तो वहाँ दोमट मिट्टी में होगा, तो वहाँ चावल, जहाँ चावल वहाँ होगा जहाँ मिट्टी में नमी रहेगी, जहाँ तराई क्षेत्र होगा। जैसे हमारे यहाँ भाबर क्षेत्र जो उधम सिंह नगर वाला, वहाँ पानी भरा रहता है, मिट्टी में नमी रहती है, तो उसके लिए उपयुक्त। तो ऐसे ऐसे जो कृषि जलवायु का क्षेत्र है, ऐसे ऐसे एग्रीकल्चर जोन 15 हमारे यहाँ से 15-20 के आसपास, 15 के आसपास जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसने 15 कृषि जलवायु जो क्षेत्र है उन्हें इंगित कर रखा है, चुन रखा उन्हें, समझ आए? तो उनके अनुसार कृषि होनी चाहिए। समझ में आया बात? लेकिन हो क्या रहा, उल्टा हो रहा। इसलिए हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या यह भी है, हमारे यहाँ फसल जो अवशिष्ट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो फसल अवशिष्ट जो बढ़ता चला जाएगा, तो इसलिए जलाएंगे, जब जलाएंगे तो वायु में जाकर प्रदूषण फैलागा, फिर उत्तर भारत की तरफ चलेगा, फिर वायु प्रदूषित हो जाएगी हमारी, और वायु प्रदूषण हम पड़े रहे। समझ में आई बात है? किसी चीज़ को थोड़ा डेप्थ में लगाकर, टाइम लगाकर समझना उसको, क्योंकि ताकि तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ सका। तो हमारे यहाँ जो कृषि हो रही है ना, वो कृषि जलवायु का क्षेत्र एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन के अनुसार नहीं हो रही। तो जो कृषि है ना, इस क्षेत्र के अनुसार नहीं है, के अनुसार नहीं है, नहीं होना। ये सब चीजें नोट करोगे तुम, जब कृषि के बारे में कहीं भी लिखना पड़ेगा तुम, तो यहाँ से पॉइंट निकाल लोगे कि हमारे यहाँ जो कृषि हो ना, वो कृषि जलवायु का क्षेत्र के अनुसार नहीं होती। एग्रीकल्चर जो क्लाइमेट जोन हो, एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन हो, उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ कृषि नहीं होती। जो मिट्टी जिस फसल के लिए बनी हुई, उसमें वही फसल होनी चाहिए ना। जबरदस्ती जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके काट फाट को उसके अंदर एडिटिंग करके दूसरी खेती उसके अंदर कर रहे पैदा, तो समस्या तो खड़ी होगी, समस्या खड़ी होगी हमारे यहाँ से। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? दूसरा, तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ मिट्टी में एनपीके का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। जो एनपीके है ना, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, इनका उपयोग है ना अत्यधिक मात्रा में हो रहा है। संतुलित अवस्था में असंतुलित है, ज़्यादा मात्रा में करने लगे, खाद ज़्यादा डालने लगे, ज़्यादा खाद डालने ज़्यादा फसल निकलेगी, उससे मिट्टी की उर्वरता घट रही, मिट्टी की जो उर्वरता ना वो लगातार घटती चली जा रही। तो हमारे यहाँ ना जो एनपीके है, इसका जो उपयोग, एनपीके का क्या है उपयोग, अत्यधिक मात्रा में होना स्टार्ट होगा। अत्यधिक हुआ, जब अत्यधिक हुआ तो जो मिट्टी की उर्वरता घट गई, मिट्टी की क्या घटी, उर्वरता, मिट्टी की, और मिट्टी प्रदूषण भी बोलते हैं हम, मिट्टी प्रदूषण में लगना पड़ेंगे, मिट्टी की उर्वरता घट गई। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, अब हम पढ़ना क्या है, अब हम ढूंढना समाधान। फिर समाधान क्या है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसका, समझ में आया बात? ये करना क्या है, अब करना क्या है, इन सब चीज़ों का समाधान क्या है? जो पराली हम जला रहे, इस अवशिष्ट का समाधान क्या है? इस प्रदूषण को कैसे बचाया जाए? पराली जो जला रहे, क्या पराली हमें जलानी चाहिए, या फिर सरकार ने कुछ एफर्ट्स भी करे नहीं करे? इनका समाधान क्या है? समझ नहीं बात है? सरकार परेशान है यार, दिल्ली की सरकार परेशान है, भारत की सरकार परेशान है। सर्दी जैसे बढ़ने लगती है ना, ये समझ जाओ सरकार की सर में दर्द हो जा, इन्हें स्कूल बंद करने पड़ा, बच्चों की आंखों में वहां चलते हुए जलन हो, 400 के पार रहा है पूरा का पूरा AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रहा है, और 400 सीवियर हो, खतरा हो, उससे भयंकर कुछ नहीं है। समझ में आई बात है? कभी कभी तो 800 के आसपास भी चला जा। दिल्ली के, मैंने कहा तो भारत के 14-15 में तो 14 शहर भारत के, समझ, 15 में तो 14 शहर WHO की लिस्ट में जो भारत के 14 शहर, सोच सकते हो तुम कितना बुरा हाल है यहाँ प्रदूषण के मामले में। हम वायु प्रदूषण को कम करना चाह रहे हैं। वायु प्रदूषण कम होगा जब पराली को खत्म कर दिया जाए। पराली, अभी सरकार ने रिपोर्ट जारी कर दी, पराली एक समस्या नहीं है। दिल्ली के अंदर जो वाहन घुस रहे हैं, इन्हें BS6 इंजन मिल लगे हुए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या। वाहनों तो निकलने वाला प्रदूषण भी वहाँ दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैला रहा शहरों में, लेकिन पराली भी एक समस्या। अब पराली के लिए क्या क्या समाधान करेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ, और कुछ वीडियो भी दिखाता हूँ तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। समझ में आया बात? ठीक, तो देखना चाहोगे वीडियो? पहले समझ लो क्या क्या, तो हम समाधान समझ लो। पहले समाधान क्या है कि क्या करना चाहिए। नंबर फर्स्ट, पराली का प्रबंधन करना चाहिए। तो पराली का प्रबंधन करोगे कैसे? अब देख लो पराली का प्रबंधन कैसे करोगे। नंबर फर्स्ट, पराली प्रबंधन देखो कैसे करेंगे। पराली का क्या करना है, पराली का प्रबंधन अगर पराली का प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना उसका, तो पहले नंबर पर हमारे पास एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी। समझ में नहीं बात है? कई साल पहले हमारे टेक्नोलॉजी आ जाएगी थी, लेकिन लोग इसका उपयोग नहीं करते। समझ, उसका नाम हैप्पी सीडर तकनीक। हैप्पी, हिंदी में लिखूंगा हैप्पी दिखाऊंगा, अभी वीडियो दिखाऊंगा पूरा। हैप्पी सीडर तकनीक, तुम यूट्यूब पर वीडियो देख सको उसका, हैप्पी सीडर तकनीक। इसका उपयोग करो। इसमें हो क्या है हैप्पी सीडर तकनीक में, इसे हम समझेंगे। हैप्पी सीडर तकनीक में हो क्या, पराली को ही खेत में छोड़ दो, छेड़ने की जरूरत नहीं है यार।
पराली को जैसे ही खेत में छोड़ दोगे ना तुम, उसमें क्या होगा, वो जो पराली होगी ना, जैसे हमने खेत में छोड़ दिया, वो पराली फिर गलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ा देगी। वह तुम जला क्यों रहे हो सर, आया समझ में। लेकिन किसान को तो अगली फसल बोनी, इतना इंतजार कहाँ करेगा वो उसको गलाने के लिए, समझ आएंगे। उसको कह रहा है नहीं नहीं फसल हटाओ यार। दूसरा, किसानों को जागरूक करना होगा, यार तुमने पराली जला दी ना यार। पराली की खास बात है, जो मिट्टी के अंदर वेपराइजेशन हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है मिट्टी के अंदर, तो जो पानी वो वाष्पन को पुण्य उठ जाता। तो पराली को जला कोई फायदा नहीं है, पराली को फैला दो पूरे खेत में। मिट्टी के अंदर जो पानी वाष्पन को उड़ रहा है, क्योंकि पानी चाहिए मिट्टी को, अब मिट्टी के अंदर नमी बची रहेगी, समस्या नहीं खड़ी होने की। तो हैप्पी सीडर तकनीक का एक प्रकार से हैप्पी सीडर तकनीक हम पढ़ेंगे, जहां जितने क्षेत्र में जुताई करनी ना, इसे हम शून्य जुताई भी कहते हैं। यानी इसका मतलब पूरे खेत को भाने की जरूरत नहीं है, जहां जहां पेड़ जहां तुम गेहूं बोने तो उतनी जुताई होगी, सिर्फ उतनी क्षेत्र में जुताई होगी, उसे हम शून्य जुताई भी कहते हैं। इसे दिखाऊंगा तुम अभी, इसका हैप्पी सीडर तकनीक का यूज कर सकते हैं पराली प्रबंधन के लिए। समझ में आई बात, अभी हम इसका वीडियो देखेंगे तभी इससे समझ में आ बात है। लेकिन उपयोगी नहीं कर रहे सरकार, पता क्या कर रहे हैं किसान, क्या कह रहे हैं, नहीं ये तो तकनीक बहुत महंगी और हर सबकी इतनी क्षमता नहीं है, सबकी इतनी क्षमता नहीं है। तो फिर सरकार ने पता क्या करा, एक काम करो ना, कस्टम हायर कर लो तुम। इन्हें कस्टम हायर क्या हो, कस्टम हायरिंग का मतलब दुकान वालों के पास जाओ और ये मशीन दुकान वाले के पास मिलेगी, तुम उन तो कुछ 500 रुपये देगा किराए पे ले आओ, फिर अपने यहाँ चलाओ उसे कर लो। लेकिन किसान के लिए सबसे आसान क्या है, 1 रुपये की माचिस, एक तिल्ली, धर खेल खत्म। इससे आसान तो कुछ हो सकता, ऐसे वजह में। ठीक, आगे चलो दूसरे नंबर पर। देखो उसके बाद पता क्या है, हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए सुन लो। उसके बाद हमें ये करना चाहिए, सुन लो दूसरे नंबर पर क्या करना चाहिए। दूसरा, यार क्यों ना हम एक काम करो, इतनी सारी पराली बच रही है, इसका नाम पता क्या कर सकते हैं, इस काम इस सब सारी पराली को इकट्ठा कर लो और एक प्लांट में लेके चले जाओ। इस तरह जो पेट्रोल डीजल जो हम बना रहे, और पेट्रोल डीजल के अंदर क्यों ना हम इसका बायोफ्यूल बनाओ, और वो फ्यूल बनाकर ना हम पेट्रोल बाहर से मंगा कर ले सकते हैं, डीजल बनाकर बाहर से मंगा कर ले सकते हैं कच्चा तेल, क्योंकि ना बायोफ्यूल बनाकर इसका गाड़ी के अंदर इसे इस्तेमाल करा। गजब नहीं है, गजब की तकनीक है। हाँ काम चल रहा है इस तो, आ जाओ। इसे बोलते हैं जैव ईंधन। जैव ईंधन में उपयोग कर सकते हैं, जैव ईंधन में उपयोग, इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं। जैव ईंधन बना सकते हैं इसका, इसे बायोफ्यूल बोलते हैं, बायोफ्यूल आया समझ। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, बायोफ्यूल है क्या है, क्या बला है। क्योंकि भारत सरकार ने ना बायोफ्यूल नीति भी जारी कर दी 2018 में, और उसे लेकर 2020 में सवाल पूछा। 2018 में बायोफ्यूल नीति लेगा, 2018 में 2018 में, और उसे लेकर फिर 2000 इसमें सवाल पूछा कि बायोफ्यूल है क्या, अब बायोफ्यूल कैसे हो, बायोफ्यूल आया समझ में। अब भारत बायोफ्यूल को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, और यूपीएससी फिर मेंस में भी सवाल पूछ सकता है। यहाँ तक घबराओ मत, एक ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम सीख नहीं सकते, सब चीजें आसान है, बस एक बार नोट्स बना लो, बार 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 बस पढ़ते चले जाओ, टकरागा जरूर। समझ ये बात है, समय लगेगा हर चीज़ों, समय तो वैसे भी बीत रहा है, समय एक खास बात, समय तो वैसे बीत रहा, तो क्यों ना पढ़ाई में बिताओ, क्या दिक्कत हो रही। समझ में आई बात, समय तो बीत ही रहा। मान लो अगर तुम पढ़ाई नहीं करते, घर बैठे रखते, तो क्या कर लिया तुमने, चलो बताओ क्या कर लिया, कुछ कर लिया। अब पढ़ाई में तो बीत रहा कम से कम, है समझ में। जैसे मैंने टेस्ट नहीं देना ही, समझ में आई बात है, सीखा कुछ इसने। इसका मतलब पता क्या, इसने वो संघर्ष झेलना ही नहीं पाई, इतनी मजबूत नहीं हो सकती है जितनी यहाँ होगी रोग, उससे बढ़िया है रो लेती, ऐसे समझ में। अब इसके दिल में हमेशा मलाल रहेगा, ये रियलिटी बात है, क्योंकि वो सीख नहीं पाई। वही कहानी भगवान वाली, फसल वाली कहानी, पेड़ को ना खड़ा सीधा होने का मौका नहीं दिया। जब पानी चाहिए था पानी मिला, खाना चाहिए था खाना मिला, तो फिर वो बच्चा बिगड़ गई। ये तो खास बात है, जब रोटी चाहिए तो रोटी मिलेगी, तो फिर वो क्या करेगा, दूसरी नहीं हो सकता है ढूंढेगा अपनी। मनुष्य पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा प्राणी है इस दुनिया में, जितने भी जीव है ना, जिसके शरीर में प्राण जान, वे 24 घंटे एक्स नहीं करते, ऐसा प्रजनन करने की क्षमता नहीं रखते। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी जो वासनाओं इच्छा से उगरा, जिसे 24 घंटे प्रजनन करने की क्षमता जगी रहती है। समझ में आई बात है, एकमात्र ऐसा प्राणी। कहने का तात्पर्य क्या है, वासनाओं का घड़ा हो मनुष्य के पास, इनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एकमात्र ऐसा प्राणी दुनिया में, और भी तो सजीव है, आया समझ, उनकी वासनाएं हमेशा सीमित है। समझ में बात है। किसी को देख लो, किसी प्राणी को तुम, वे अगर एक साल, जो गाय हो भैंस हो, कुछ भी ले लो तुम, कोई भी प्राणी ले लो, वे एक साल में सिर्फ एक बार प्रजनन करते हैं। समझ नहीं बात है, मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है, तो इसकी इच्छाएं सीमित है। जब बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा तब वहां बताऊंगा तुम, बौद्ध धर्म के अंदर, बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक मार्ग पढ़ाऊंगा ना, तो पहले नंबर पता क्या लिखा हुआ, क्या, इंसान इच्छाओं तो सीमित, पहले नंबर पर लिखा हुआ
इस दुनिया में ना बहुत दुख है, हर चीज दुख है। कोई कह रहा ना मुझे सुख है, वो भी दुख है। बताओ तुम, बताओ है कोई तो ऐसा जिसे सुख है? बौद्ध धर्म के अनुसार जिस कारण में बहुत खुश हूं, तो पता क्या कहते हैं बुद्धिस्ट लोग? क्या कहते हैं बुद्धिस्ट लोग? जानते हो? जो लिफाफा सा पहन कर रखते हैं सुन पता क्या बोलते हैं पहला? तुम कहाँ हो, कौन हो? उसने कहा जी मैं बहुत दुखी हूँ। उसने कहा बहुत खुश हूँ, कोई नहीं कह रहा मैं बहुत खुश हूँ, तो सीधा की बात बोलोगे डायरेक्ट, अच्छा बहुत खुश है। इस खुशी को पाने के लिए तेने कितने दुख झेले होंगे, इसलिए तू भी दुखी। एक खुशी का कोई महत्व नहीं है क्योंकि तेने दुख झेल गया तू, समझ में? तो इस दुनिया में क्या है? दुखी दुख। चुप। तीसरे नंबर पर जाओ, तीसरे नंबर। तो दूसरे नंबर पर क्या है? एक तरीका हो सकता है पराली को प्रबंधित करने का, पशुओं के लिए चारा बना लो। पशुओं के लिए चारा नहीं बना सकते, पराली को खाते नहीं, पशुओं के लिए चारा। चारा उपयोग कर लो। चौथे नंबर पर और बताओ तुम क्या कर सकते हो इसका, पराली का? पता, इसका नाम जैविक कोयला भी बना सकते हैं। हाँ, जैविक कोयले में उपयोग कर सकते हैं इसका, जैविक कोयला। जैविक कोयले में इसका उपयोग करते हैं, अपने आप बना सकते हैं। कितनी चीज होगी? चार तरीके बता दो तुम। पांचवें नंबर का देखो, पांचवें नंबर पर हम क्या कर सकते हैं? पांचवा तरीका हो सके यार, पराली को ना तुम खेत में छोड़ दो तो मिट्टी की उत्पादकता बढ़ जाएगी। जाओ तुम पांच धड़ी गेहूं हो रहा था ना, अब 8 धड़ी गेहूं होगा, तुम छोड़ दो, देखो एक बार, समझ गए? पराली को ना खेत में छोड़ दिया जा, खेत में छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया, मिट्टी क्या बढ़ जाएगी? उर्वरकता। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाएगी। उर्वरकता तो बढ़ जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। उर्वरकता के साथ साथ उसकी उत्पादकता भी बढ़ जाएगी। क्यों उत्पादकता क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उर्वरकता बढ़ेगी। समझ में आई बात है? उसके अंदर पोषक तत्व बढ़ जाएंगे मिट्टी के अंदर। छोड़ कर देखो, मिट्टी के अंदर ना जो पानी हो उसका फिर वाष्पीकरण नहीं होने का, क्योंकि उसके ऊपर नमी ढक चुकी है ना, उसके अंदर ढक चुकी, जो पानी वाष्प बन को ऊपर जाता है वहीं रुक जाएगा। अब जाओ, कितने तरीके हो गए? 5। छठा तरीका, यह काम कर सको तुम, पराली को प्रबंधित कर। पराली लगाओ ना खेत में, देखो थोड़ा गेहूं की धान की फसल लगाओ ना, ये तो एक तरीका हो सकता। अच्छा, कुछ महान मूर्ति ऐसी बैठी हैं, पराली नहीं पता क्या? हो गजब, ये नहीं पता। पर्यावरण के मामले में पुरस्कार दिया जाए तो सबसे पहले तुझे दूंगा, सच में। रहने दो, मतलब गांव में रह रहा हो, उस बच्चे उन्होंने पता पराली क्या हो, उसका जीना मरना बराबर है। मुंजी देखी, मुंजी तो जाना ही, मुंजी वैसे तू ऐसा समझना। आज तक एक बिस्कुट का पैकेट नहीं लेगा यहाँ तक जब तक ट्यूशन पढ़ाना है। चुप हो जाओ। तो मुंजी जाना, मुंजी जिसके अंदर तक गेहूं देखना, चावल, हाँ वो जो भुस्सी निकला ना, वहाँ जिस पेड़ के नीचे जो अवशेष बच जाओ वो पराली हो। छठे नंबर बताओ, छठे नंबर पर तो एक काम करो ना, अन्य फसलों को बढ़ावा दो। एक तरीका हो सका अन्य फसलों को बढ़ावा दिया जा। मक्का उगाओ ने यार, पराली क्यों लगा रहे? अन्य फसलों को बढ़ावा दिया जा। गोभी मटर जैसे गुदा से तकनीक बता रही। 7वें नंबर पर और क्या तरीका हो सके? और क्या तरीका हो सके? एक काम करो, सुन लो, नई तकनीक का विकास करा जा। कुछ ऐसी तकनीक बनाई जा कि सारी पराली को ना 5-10 मिनट लगे बस, और प्रदूषण भी ना हो। ऐसी तकनीक तैयार कर सकते नहीं तो ऐसी तकनीक कि पराली को ना 10 मिनट में भस्म कर दो, और ऐसा कर दो वहीं का वहीं उसका ना मिट्टी के अंदर मिल जावा, आए समझ में, और पूरा खेत भी साफ हो जा। कुछ ऐसी तकनीक बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा दिमाग में तो कोई वहां बनाओ या ना बनाओ, एक तो उत्तर बना देना नई तकनीक का विकास। एक लाइन तो लिखोगे नई तकनीक का विकास, ठीक? यूं सुखोगे तो मामा जी दोस्ती, हाँ जल्दी बताओ, जल्दी क्या ऐसा? मुझे भी नहीं पता, कहीं मैं साइंटिस्ट थोड़ा ही हूँ। नई तकनीक का विकास, तो नई तकनीक का विकास कर दोगे तो काम तुम्हारा आसान हो जाएगा। ये कुछ तरीके बताए तुम पराली को प्रबंधित करने के, पराली को मैनेज करने के, पराली को हमारे प्रदूषण को दूर करने के कुछ तरीके बताए हैं। समझ एक बात यार। अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि यार ये है क्या भला, ये हैप्पी सीडर तकनीक मशीन क्या है।
जानना चाहते हो कि हैप्पी सीडर मशीन क्या हो, ऐसा कर सकते हो तुम, ठीक। लेकिन सरकार ना बहुत प्रयास कर रही, टैब दे दो, मैं तुम्हें बताता हूँ हैप्पी सीडर तकनीक क्या हो। टैब देखो, हैप्पी सीडर तकनीक, ये समझाने में तुम हैप्पी सीडर तकनीक देखो क्या होगा। हैप्पी सीडर तकनीक ये है नेशनल एग्रो इंडस्ट्रीज का जीरो टिल हैप्पी सीडर, जिससे धान के खेतों में पराली को बिना आग लगाए गेहूं की सीधी बुआई की जा सकती है। हैप्पी सीडर पराली को काटकर बिना जुताई किए उसके अंदर ही गेहूं बीज देता है। आग नहीं लगने के चलते प्रदूषण नहीं होता, इससे समय कम लगता है और हैप्पी सीडर कितनी बढ़िया तकनीक है। इसे फूक क्यों रही पराली को, जो पड़े यहीं पड़े रहने तो खेत को बहा जाएगा, वहीं उसमें मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ जाएगी, मौज नहीं है। लेकिन समस्या है कि किसानों के पास, हम तो छोटे किसान हैं, 2 बीघा खेत तक हम क्या करेंगे, कहाँ दिलाओगे। सरकार ने इतनी सुविधा दे दी, एक काम करो दुकान पर जाओ 500 रुपये में खरीद कर लेगा आओ। ये कह रहे यार 5 मिनट का काम, 3 लेगा आओ, चुप स्वाहा, समझे। देखो अभी इस पर पूरी सुन लो, इसे बहुत चीजें सीखने मिलेगा। यूपीएससी यहाँ तक सवाल निकाल रहा इसी वीडियो से, देखो। बुआई करने से डीजल की भी बचत होती है, नतीन कम होता है, गेहूं गिरती नहीं और अच्छी पैदावार होती है। हैप्पी सीडर के बारे में आओ अधिक जाने। हैप्पी सीडर के मुख्य हिस्से हैं खाद बीज बक्सा, लोअर बॉडी, बुआई के फाल, रोटर, रोटर फलेल, पुलियां, बेल्टें, गियर बॉक्स, चेन आइडलर, फ्रंट व्हील, खाद और बीज हैंडल, बुआई की गहराई निर्धारित करने वाले पहिए, पीटीओ शाफ्ट, खाद रील और बीज रील। नेशनल जीरो टिल हैप्पी सीडर का अधिक फायदा लेने के लिए ठंड और ओस के मौसम में हैप्पी सीडर को सुबह 10 से 11 बजे के बाद चलाना चाहिए, ताकि पराली में नमी की मात्रा कम से कम हो। धान की कटाई एसएमएस कंबाइन से की होनी चाहिए। हैप्पी सीडर चलाने के लिए ट्रैक्टर 50 से 55 हॉर्स पावर तथा डबल क्लच वाला होना चाहिए। हैप्पी सीडर तथा ट्रैक्टर को जोड़ने वाली पीटीओ शाफ्ट के बीच 1 से 2 इंच का अंतर रखना चाहिए, ताकि गहराई अधिक या कम करने के काम आते हैं। पहिए के ऊपर लगे हैंडल को घुमाने पर पहिया नीचे करने से गहराई कम हो जाएगी, पहिए को ऊपर उठाने से गहराई बढ़ जाएगी। हैप्पी सीड के खाद और बीज बक्सों में खाद और बीज डालने से पहले जांच कर लें कि बक्से पूरी तरह से साफ हों तथा कोई बाहरी वस्तु अंदर ना हो, ताकि सप्लाई सिस्टम में कोई रुकावट ना आए। खेत में जरूरत मुताबिक बीज प्लेटों की पराली को काटते हैं और साथ साथ बुआई होती रहती है। बुआई के समय दिशा बदलने पर हैप्पी सीडर को ऊपर उठाकर रखो, ताकि पाले टेढ़े ना हो और एक्सीडेंट से बचे रहें। हैप्पी सीडर में लगी बेल्ट को कसने के लिए चेन कवर में आइडलर लगा हुआ है। बेल्ट आइडलर बोल्ट बेल्ट कवर के बाहर लगा हुआ है। पता लग गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। यूपीएससी भी तनी लाइन काम की, बस हैप्पी सीडर तकनीक यह तब काम आती है पराली को, यानी जो पराली तो प्रदूषण हो रहा है, तो बेनिफिट तो है इसका, तो लोग लेकिन उपयोग करते नहीं। पता तो लगा तुम हैप्पी सीडर तकनीक। वायु प्रदूषण के बारे में लिखने को आया, पराली के बारे में लिखोगे, संविधान में लिखोगे, तो हैप्पी सीडर तकनीक का नाम लिखोगे तो सोचेगा यूपीएससी का छात्र सब पता से सारी टेक्नोलॉजी पढ़ खाया हुआ है। ऐसे बदलो, गाँव में रहते हो, हैप्पी सीडर तकनीक के बारे में जानकारी नहीं है तो चुल्लू फिर जानो क्या हो, चुल्लू वो बनागा फिर उल्लू। पता लग चुका है हैप्पी सीडर तकनीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक काम करो, जितना मैंने बोर्ड पर लिखा सारा नोट करो, बहुत सवाल है। नाम होगा कितने तकनीक, कितने समाधान हो चुके? 7, 8वां समाधान। हाँ अब तो शुरू भी नहीं हुए। जो हैप्पी सीडर मशीन है ना आ रही है, ऐसी ऐसी मशीन है, इन्हें कस्टम हायरिंग कर लो। कस्टम हायरिंग का मतलब आदर्श दुकानों पे चले जाओ, वहां तो 500 रुपये दो और ये मशीन खुद ले जाओ। तो आदर्श दुकानें खोल लो इस तरह की, ये सरकार द्वारा प्रयास करे जा रहे हैं इस तरह कि ठीक देखो यहाँ
कस्टम कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग इंग्लिश का बड़ा हिंदी में लिख दिया हो, हायरिंग। इन्हें बोलते हैं आदर्श दुकानें खोलनी पड़ेगी यार हमें इस तरह, आदर्श दुकानें। ठीक, इसके लिए ना जहां भी दुकान दिखाई देगी तुम सर्च करने की जरूरत नहीं है। एक उबेर नाम का ऐप बना रखा, उबेर। प्ले स्टोर पर जाओगे, उस पर जाकर तुम उबेर नाम का ऐप डाउनलोड करोगे। उबेर नाम के ऐप के अंदर ना तुम्हें दुकान मिल जाएगी, कहाँ मिलेगी, उसके आसपास तकनीक जाएगा तो उबेर नाम का ऐप दिखाई देगा। तुम उबेर, कुबेर नहीं कुबेर, उबेर नाम का ऐप भी चला दिया हमने, एक ऐप भी चला दिया हमने। ये सब चीजें लिखोगे ना तुम्हारा आंसर बहुत अच्छा बन जाएगा, टच करते हुए लिखोगे। कस्टम हायरिंग, कस्टम हायरिंग यानी आदर्श दुकानें खोल दी मैंने, जाओ 500 रुपये दो, किराए पे ले आओ, मशीन है, एपीसीडर मशीन है, औकात नहीं आना तुम्हारी खरीदने की तो कोई दिक्कत नहीं है, 500 रुपये दो किराए पे ले आओ, 400-500 रुपये जितने में मांगा, समझ में आ बात है। तो ये फायदा सरकार ने कर दिया, सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं। कोई दिक्कत? अब सवाल है बायोफ्यूल क्या हो, बायोफ्यूल इसके बारे में समझेंगे हम। दूसरे नंबर पे से बाहर निकाल लेंगे जैव ईंधन क्या हो और जैव ईंधन को लेकर सरकार के द्वारा क्या बताया गया। जैव ईंधन को लेकर सरकार के द्वारा 2018 में नीति जारी करी गई। अब समझेंगे बायोफ्यूल हो क्या, समझ में आया बात? या बायोफ्यूल कहीं से बनाया जा। अब सवाल ये बायोफ्यूल क्या हो, बायोफ्यूल, फ्यूल माने क्या हो, ईंधन। जैव ईंधन बोलते हैं हिंदी में सर, जैव ईंधन देखते हैं किसे बोलते हैं, जैव ईंधन। जैव ईंधन क्या हो और जैव ईंधन को लेकर ना भारत सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा नीति जारी करी गई। भारत सरकार के द्वारा नीति जारी करी गई। और नीति जारी करी पता कौन सी, उस नीति का नाम है जैव ईंधन नीति 2018। जैव ईंधन नीति 2018। और यूपीएससी ने 2-3 बार सवाल पूछे रास्ते निकाल के, जैव ईंधन नीति 2018। पिछले सवाल पूछा है, 2 बार 2020 में सवाल पूछा है, जैव ईंधन नीति 2018। सरकार पता क्या कहती है, यार पुरानी ना ले आओ यहाँ से, घर का कचरा ना तुम्हारे यहाँ ले आओ हमारे पास, घबराने की जरूरत नहीं है, इसे यहाँ डाल लो, कंपोस्ट करो, बना लो, इस पिघालो से, पिघालने पुंगलने के बाद ना इस तरह बनाएंगे हम जैव ईंधन यानी फ्यूल बनाएंगे और वो तेल बनाएंगे, इस तरह तुम्हारी गाड़ियों में डाल लेंगे, इन गाड़ी आगे दौड़ेगी। वाह गजब की बात। अब मैं तुम्हें जैव ईंधन नीति के बारे में जो उसकी कुछ खास पॉइंट बता रहा हूँ। जैव ईंधन नीति है और तुम ये इस पूरी चीज को जैव ईंधन नीति 2018 ऐसा ना यूपीएससी हिंदी गूगल पर जाकर सर्च करके कोई एक पीडीएफ आएगा, उसे पूरा पढ़ना तमीज से बैठकर। लेकिन पहले मैं समझा दूँ उसे, समझ होमवर्क है तुम्हारा, ये तुम्हारा HW, इसके बारे में पढ़ना जैव ईंधन नीति क्या है। ठीक, पहले मैं समझा दूं जैव ईंधन नीति हो क्या है, ये फ्यूल कितने कितने के प्रकार के हो, जैव ईंधन किसे कहते हैं, क्या हो जैव ईंधन। भारत सरकार ने जो नीति जारी करी, नीति का मतलब एक प्रकार की योजना है, ऐसे पॉलिसी सरकार की है, नीति समझ में आई बात है, सरकार की पॉलिसी है, नीति सरकार की है। इसमें सरकार ने लिख दिया देखो मेरे हिसाब से जैव ईंधन ये होंगे। जैव ईंधन को सरकार ने दो भागों में बांट दिया, एक तो एडवांस जैव ईंधन, कितने एडवांस, और एक मूलभूत जैव ईंधन, मूलभूत या आधारभूत जैव ईंधन। अभी मैं तुम्हें जैव ईंधन नीति दिखा रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ कुछ खास बातें जैव ईंधन नीति के बारे में। बायोफ्यूल्स के बारे में बताता हूँ पहले, बायोफ्यूल्स की कौन कौन हो, बायोफ्यूल्स हो क्या, जैव ईंधन हो क्या, पहले समझ लो जैव ईंधन क्या हो। बायोफ्यूल्स वीडियो दिखा दो कोई अच्छा सा, बायोफ्यूल्स। एक कोई वीडियो देखते हैं बढ़िया सा कोई, चलो चुप हो जाओ, बात ना करो, बात नहीं करने का, वीडियो चल रही ना। ठीक, देखो ध्यान से देखो। के गर्भ से जो फ्यूल या ऊर्जा निकलती है उन्हें फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म से बनने वाला ईंधन कहते हैं। पेट्रोल, डीजल ये सब फॉसिल फ्यूल ही है। दरअसल फॉसिल फ्यूल बनने में काफी वक्त लगता है और कई बार फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन कहते हैं जो पृथ्वी के गर्भ से निकला, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। बनने में कई साल या कई सदियां लग जाती हैं। लेकिन
लाखों साल की नेचुरल प्रोसेस को कुछ दिनों या घंटों की साइंटिफिक प्रोसेस में बदल दिया जाए तो जो फ्यूल बनेगा उसका नाम होगा बायोफ्यूल। बायोफ्यूल्स बायोमास से बने ज्वलनशील ईंधन होते हैं। बायोमास जीवित जीवों या हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त जैव ईंधन होता है, यानी हाल ही के पौधों और पदार्थों से बने ईंधन। पौधे खाने ना, दरअसल पौधे इसका मतलब पूरा लेके उठाओ, चल जाएगा काम, बना लो बायोफ्यूल। देखो क्या क्या करेगा इसका। बायोमास ऊर्जा का काफी अच्छा स्रोत है। इसे सीधे जलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है या इनको अलग अलग तरीकों से जैव ईंधन में बदलकर उपयोग में लाया जा सकता है। बायोमास को जैव ईंधन के रूप में कई प्रकार से बदला जा सकता है। इसमें ऊष्मीय विधि, रासायनिक विधि और जैव रासायनिक विधि शामिल है। बायोमास की भौतिक संरचना अस्थिर होती है, जिसमें आमतौर पर कार्बन, पानी और कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। आमतौर पर बायोफ्यूल शब्द ज्यादातर तरल ईंधन के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, जिसमें इथेनॉल और बायोडीजल शामिल है। देखो जबकि जैव ईंधन सभी तरह की फसलों, पेड़ों, पौधों, गोबर और मानव मल आदि जैविक पदार्थों से प्राप्त किया जा सकता है। दरअसल जैव ईंधन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें इथेनॉल, बायोडीजल और बायोजेट शामिल है। इथेनॉल को गाड़ियों के इंजनों में प्रयोग किया जाता है, जो अधिकांश कारों की तरह पेट्रोल को जलाते हैं। बायोडीजल जैविक स्रोतों से प्राप्त डीजल के जैसा ही गैर परंपरागत ईंधन होता है, जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बनाया जाता है। बायोडीजल का इस्तेमाल बड़ी बड़ी गाड़ियों में होता है, वहीं बायोजेट का इस्तेमाल विमानों में किया जाता है। इन तो जहाजों में जहाज भी चला लेंगे इन तो बढ़िया बात है। तो सामान्य रूप से जैव ईंधन किसी भी कार्बन स्रोत के जरिए उत्पादित किया जा सकता है। देख हालांकि गन्ने इसमें तभी पौधों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा एक तरह का अल्कोहल ही होता है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्य रूप से गन्ने की फसल से हो सकता है, लेकिन शर्करा वाली गन्ने की फसल का उपयोग करके तुम बना सकते हो। तो आया समझ में, गन्ने जो आजकल पेट्रोल बनाने की बात चल रही है ना, उसमें बायोफ्यूल मिलाने की बात चल रही हो। समझने की बात यार, 2025 तक हमारा लक्ष्य है कि हम उसमें ना ये एथेनॉल मिला दें और वो एथेनॉल इससे बनेगा वो। समझने की बात यार। कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। सीधे तौर पर वनस्पति तेल, पशुओं के वसा, तेल और खाना पकाने के अपशिष्ट तेल से बनाया जाता है। इन तेलों को बायोडीजल में बदलने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को ट्रांसएस्टरीकरण कहा जाता है। हमें वनस्पति तेल या वसा से ग्लिसरीन को निकालना होता है। बायोडीजल को बनाने के लिए जेट्रोफा तेल, मेथनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होती है। जैव ईंधन कई स्रोतों से बनाया जा सकता है। गन्ना, गेहूं, चावल, आलू और सब्जियों का इस्तेमाल कर मकई, गन्ना, गेहूँ, चावल, आलू, सब्जियाँ, इन सब के इस्तेमाल में हो ये बायोफ्यूल बनाया जाए। तो पेपर में तो यूपीएससी ने 2020 में सवाल पूछा है कि कौन कौन, घर जाकर पढ़ लेना, वे कौन कौन सी चीज़ें जिन तक जैव ईंधन बनाया जा सकता है। 2018 की जो नीति ना हमने जारी करी है, जैव ईंधन नीति भारत सरकार ने, उसका जो डॉक्यूमेंट आया था वहाँ सब चीज़ें लिखी हुई। कच्चा टूटे हुए चावल इससे बना सकते हो, सक्रिय हो शर्करा उससे बना सकते हो, अपशिष्ट उससे बना सकते हो, फसलों के अवशेष उससे बना सकते हो। उसमें लिखा होता है मूंगफली के तेल, तो एक ऑप्शन तो उससे कट जाते हैं सारे ऑप्शन। मूंगफली का तेल नहीं आता, जैव नीति 2018 में मूंगफली का तेल नहीं लिखा हुआ था। आया समझ पर, तो उसको हम सारे ऑप्शन काट देते आराम से और हमारा आंसर आ जाता। यानी पूछ क्या रहा यूपीएससी की जड़ तो देखो क्या है, जो भारत सरकार के डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हैं ना, जो भारत सरकार ने नीति बनाई उसके अंदर तो निकाल कर काट कर सवाल पूछा उसने। देखना चाह रहा क्या क्या उसके अंदर है था, क्या क्या नहीं आता उसके अंदर। समझ में आई बात या ठीक। पढ़ने वाले की इच्छा हो ना कहीं से भी पढ़ सको, और जिसे नहीं पढ़ना कहीं से नहीं पढ़ने का हो। मेन चीज है सवाल आ कहाँ से रहा। अगली बार सरकार ने कुछ और जारी कर दिया, फिर तुम्हें में ध्यान से देखना होगा कि आप तो वहीं से सवाल टपक जा। इस तरह इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम आगे बढ़ना होगा। देख लो और देखो जैव ईंधन क्या हो। इथेनॉल बनाने में किया जाता है, जबकि बायोडीजल बनाने कैमेलिना के फूल और पौधों के अलावा सोयाबीन, रेपिसेड, कैनोला ऑयल, पाम ऑयल, मूंगफली का तेल, सब्जी तेल, ये बायोडीजल बनाया जा रहा है, तेल का इस्तेमाल, ये बायोडीजल बनाया जा रहा है। समझ बात या ठीक। जो हम पूछ रखा वहाँ जो भारत सरकार की नीति में लिखा हुआ है ना 2018 में, वहाँ मूंगफली का तेल नहीं लिखा हुआ हमारे यहाँ से। समझ में आया बात या, तो हमने उसको सारे ऑप्शन काट देते। ठीक, किया जाता है। आज बायोमास, बायोफ्यूल और बायो एनर्जी ये भविष्य के ऊर्जा के 3 बड़े स्रोत हैं। इथेनॉल के अलावा आज कचरे से बायो सीएनजी बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। देश की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में सीएनजी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि पेट्रोल डीजल से होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके। समझ गए। सीएनजी बनाई जा रही नहीं, कंप्रेस बायोगैस बनाई जा रही है। सीबीजी बोलो, कंप्रेस बायोगैस। सी तो सीएनजी हो, एक सीबीजी
कंप्रेस बायोगैस बनाई जा रही है कचरे का उपयोग कर। तो बढ़िया बात है नहीं है, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी तुम। फिलहाल सीएनजी विदेश से आयात की जा रही है और अब बायो सीएनजी से विदेशों पर निर्भरता को कम करने के प्रयास जारी हैं। बता रहे ना, बायो सीएनजी बनाकर हम पहले तो हम सीएनजी बाहर से लेकर आ रहे विदेश से, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं बायो सीएनजी खुद बनाकर कचरे से अपने यहाँ जो कचरा इकट्ठा कर दिया ना, ऐसा समझिए बाल्टी भर भर कर कूड़ा कचरा गिर रखा हुआ है, इसे प्लांट में ले जाया जा और वहाँ प्लांट में लेकर जाकर ना उस उतारा जा, एक प्लांट बनाया जा, उस कचरे को उस प्रोसेसिंग करा जा और तो ना फिर बायो कंप्रेस बायोगैस बनाई जा। और कंप्रेस बायोगैस का उपयोग करके हम अपने यहाँ ना गाड़ियों में इन्हें चलाने में आगे कर सकते हैं। कितना बेहतरीन प्रोसेसिंग होगा, ऐसे देश को सुधारा जा सके। समझ ये बात यार, ठीक। तो कोई चीज़ें नहीं देखते यूट्यूब पर जाकर देखो उसका वीडियो, समझ बात यार। अभी तुम इतना एक्सपर्ट तो हुए नहीं कि गूगल पर जाकर सर्च करना स्टार्ट हो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यूट्यूब पर जाकर उसका एनिमेशन वीडियो देखे करो, यूट्यूब पर जाओ उस पर लिख दो एनिमेशन वीडियो, ऐसे लिखे दो जाकर, फिर अच्छा समझा कर जाओ उसमें, क्योंकि चित्रों के जरिए बात जल्दी समझ आओ। ये सारा खेल चित्रों का, सो अगर उसका डायग्राम दिख जाए ना फिर जल्दी समझ आओ बात। अभी हम देश में खपत होने वाली कुल ऊर्जा का मात्र 18 से 20% ही उत्पादन करते हैं, जबकि बाकी जरूरत पूरा करने के लिए हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। ऐसे में अगर हम बायोमास या बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाते हैं तो ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी निर्भरता बाहरी दुनिया पर काफी कम हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र ने 2008 में बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन की अहमियत को देखते हुए इसे पौधों से जुड़ी सामग्रियों से बने किसी भी तरल ईंधन की तरह क्लासिफाई किया था, जिसका उपयोग पेट्रोलियम ईंधन के विकल्प के तौर पर किया जा सकता है। 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बायोमास स्रोतों से बने गैसीय ईंधन को भी जैव ईंधन में जोड़ दिया। यूं तो बायोफ्यूल की गैस ईंधन को जैव ईंधन में जोड़ दिया। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ना, हम भी उसके पार्टनर है, आया समझ में, भारत भी उसका पार्टनर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी का, समझ में आया बात या। और उसने संस्था है, उसने कहा कि इसे भी इसमें ईंधन में जोड़ दो, ईंधन की नीति में शामिल कर लिया, मतलब ये भी एक प्रकार का ईंधन होगा, इसे आज अपनी गाड़ी में डालकर चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 2008 में मान्यता दे दी थी यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, आया समझ में। और आगे देखो, किसी श्रेणी को लेकर कोई खास परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग संस्थाओं ने बायोफ्यूल को कुछ श्रेणियों में बांटने की कोशिश की है। इसमें जनरेशन यानी पीढ़ियों की श्रेणी सबसे ज्यादा प्रचलित। ये पीढ़ियाँ या बताएगा, यही भी बात में लिखवाने वाला बोर्ड मुझे पीढ़ियाँ बताएगा। पहली जनरेशन, सेकंड जनरेशन को हम पीढ़ी कहते हैं। पहली पीढ़ी का बायोफ्यूल, दूसरी पीढ़ी का बायोफ्यूल, तीसरी पीढ़ी का बायोफ्यूल, 3 तक पढ़ने, एक चौथी पीढ़ी, 4 तक आ चुका, 4 का आपके काम करनी है। पहली पीढ़ी का बायोफ्यूल हो, बायोफ्यूल मतलब जैव ईंधन, दूसरी पीढ़ी का बायोफ्यूल, तीसरी पीढ़ी का बायोफ्यूल, तो 3 पीढ़ी के बायोफ्यूल तुम्हें पड़ेगा। अब बताएगा पहली पीढ़ी के बायोफ्यूल कहीं से बनाया जा। जो पहली पीढ़ी के बायोफ्यूल हो ना, वे हमेशा क्रॉप्स से बनाए जाएंगे, फसल होता, केवल फसल होता, जैसे गन्ने की फसल होगी, चावल की फसल, चावल हो गए, फसल का उपयोग करेंगे, फसल उठाया आया उपयोग करा, उससे बना दिया बायोफ्यूल। दूसरी पीढ़ी का वो अवशेषता बनाया जाएगा, उसमें जो बची हुई चीज़ होगी दूसरी पीढ़ी का। हमारे यहाँ दूसरी पीढ़ी का चल रहा है, आया समझ। चौथी पीढ़ी का बहुत खतरनाक है, आया समझ। देखो खुद बताकर ध्यान से समझना, 4 पीढ़ी के बायोफ्यूल है पूरी दुनिया में, भारत में नहीं पूरी दुनिया में, फिर भारत में आगे हम हमारी जीवन नीति 2018 पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ा सिलेबस, देखो ध्यान से। इसमें सबसे पहले पीढ़ी के बायोफ्यूल आते हैं जो सीधे स्टार्च युक्त खाद्य फसलों, शक्कर, जानवरों के वसा और वनस्पति तेल से प्राप्त किए जाते। देखो लिखा हुआ सीधे स्टार्च युक्त खाद्य फसल, शक्कर और जानवरों के वसा और वनस्पति तेल से प्राप्त होते हैं। इसमें ज्यादातर फसलों की बात कर रखी, ठीक। इसमें मक्का, गेहूं और गन्ना सबसे प्रचलित बायोफ्यूल स्रोत हैं। गेहूं, गन्ना, दूसरी पीढ़ी के बायोफ्यूल ज्यादा उन्नत बायोफ्यूल है। दूसरी जो पीढ़ी ना उसकी जो बायोफ्यूल ज़्यादा उन्नत है, इससे ज़्यादा बेस्ट। पहली पीढ़ी के जो बायोफ्यूल है ना उनका उपयोग हम कर चुके हैं, हम ज़्यादा दूसरी जो पीढ़ी ना उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जो फसलों के अवशिष्ट बचे हैं दिक्कत खड़ी कर रहे हैं हम दूसरी पीढ़ी का बायोफ्यूल बना सकते हैं। तुम समझ लो अच्छे तरीके से। यहाँ इनका मुख्य स्रोत गैर खाद्य बायोमास है जो पेड़ पौधों और जानवरों के अवशेषों से तैयार है। अपशिष्ट कहा नहीं उसने, तीसरी पीढ़ी के बायो जो तीसरी उसने कहा दूसरी पीढ़ी के जो बायोफ्यूल होंगे ना, दूसरी पीढ़ी के जो बायोफ्यूल होंगे, पेड़ पौधे और जानवरों के जो अवशिष्ट बच जाते हैं उससे हम तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ अपनी दूसरी पीढ़ी के बायोफ्यूल है ना, पराली ने जो पराली वो दूसरी पीढ़ी का बायोफ्यूल है, जो पराली हो दूसरी पीढ़ी का बायोफ्यूल है। जब बात जैव ईंधन नीति ना उसमें लिखी हुई। वैश्विक स्तर पे ही चलते हैं 4 बायोफ्यूल चलते हैं, देख लो 4 भागों में बांट रखा सर। फ्यूल पर शोध और अनुसंधान हाल ही के वर्षों में शुरू हुआ है। ये एल्गी यानी शैवाल, तीसरी पीढ़ी का बायोफ्यूल एल्गी, अभी यहाँ आया नहीं, समझ लो, एल्गी यानी शैवाल से प्राप्त बायोफ्यूल, ठीक। अब ये क्या है, तीसरा चौथे नंबर का आयो, अभी चौथे नंबर का तीसरे नंबर का आया, मैंने तो दूसरे पे पीढ़ी अभी तक, तीसरे चौथे में बता क्या हो, इसमें हो एल्गी हो, शैवाल हो, मतलब एक प्रकार का हमने एल्गी बनाया। एल्गी का मतलब काई बनाई, काई,
उस काई को हमने इकट्ठा कर लिया यहाँ से। सूर्य तो कई ज़्यादा एनर्जी खींच लेगी, हमने इस प्रकार उस काई को बनाया, वो सूर्य तो ज़्यादा एनर्जी खींच लेगी और ज़्यादा एनर्जी ना वह उसके अंदर भर जाएगी काई के। उस काई को हम काट कर एक तरफ अलग कर लेंगे, उसके अंदर एनर्जी भरेगी, उस एनर्जी का फिर उपयोग करके हम बायोफ्यूल बनाएंगे। और वही एनर्जी ज़्यादा एनर्जी खींच ली थी हमने, क्योंकि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके ना ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया उस काई के अंदर। वह सूर्य था ना, अगर सामान्य जो काई है, जो सामान्य काई है, अगर वह 50 किलो ऊर्जा खींच रही है ना, तो वह 100 किलो ऊर्जा खींच लेगी और वह ऊर्जा उसके अंदर भर जाएगी, उसके अंदर ताकत भर जाएगी। उसका उपयोग करके हम बायोफ्यूल बनाएंगे और बायोफ्यूल को फिर इसके अंदर डाल लेंगे, फिर आगे बढ़ेगा। ये भारत के अंदर नहीं है, घबराओ टेंशन न लो। बताओ, तीसरी पीढ़ी का बायोफ्यूल है। दिमाग बहुत चल रहा, समझ में आई बात? या दुनिया कहाँ पहुंच गई, ठीक। और हम क्या कर रहे हैं, अपने मन में इससे तो लड़ी खेल ले, ऐसे समझ लड़ाई खेल ले। आ जाओ। प्राप्त बायोफ्यूल से जुड़ा है। चौथी पीढ़ी के बायोफ्यूल में बायोमास के डिस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती। इसमें इलेक्ट्रोफ्यूल्स और फोटोबायोलॉजिकल सौर ईंधन शामिल हैं। इस चौथी पीढ़ी बायोफ्यूल भी देखो मैंने, बायोमास के डिस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं होती, इलेक्ट्रोफ्यूल्स और बायोलॉजिकल और सौर ईंधन, सौर पैनल का यूज करेंगे, मतलब सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे, जो मैंने तुम्हें बताया बिल्कुल, सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे और सारी एनर्जी खींच लेगी। इसमें इस तरह इलेक्ट्रिक करंट लगा कर रखेंगे, इसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी। वह काई है एक प्रकार की, एल की हो एक प्रकार का, उसके अंदर जितनी एनर्जी इकट्ठी हुई उसे ना उठा कर उसका एक ईंधन बनाएंगे, वह एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी। जब चली जाएगी गाड़ी में डाल लेंगे, चलो बेटा रिसर्च हो रही है इस पर भी, ठीक है, डोंट वरी। अभी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, तुम्हारी हवा खराब हो जाएगी। नु कह रहे वो हम खाते, अब तक हम कहाँ थे, आए समझ में? यहाँ क्या क्या होगा, यहाँ क्या क्या होगा, समझ में आया बात? यहाँ क्या क्या होगा। कुछ कार्बन न्यूट्रल भी होते तो कितनी पीढ़ी के बायोफ्यूल, बायोफ्यूल कितनी पीढ़ी के? चारों पढ़ने तुम, चारों तमीज से लिखने, वीडियो भेज दूंगा मैं, समझ बात है? वीडियो को रोक रोक कर उसके अंदर तो 10 मिनट का वीडियो, कुल 10 मिनट के वीडियो तो अच्छी अच्छी बातें लिखनी, बात समझ में आई? और देखो, हर पीढ़ी के बायोफ्यूल को प्राप्त करने का तरीका और प्रोसेस अलग अलग है। दूसरी ओर खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने बायोमास के स्रोत के आधार पर FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आया समझ में? फ्यूल को 3 श्रेणियों में बांटा। पहला है वुड फ्यूल। इसमें पेड़ों से प्राप्त बायोफ्यूल आता है, यानी ऊर्जा युक्त जंगली। क्योंकि अलग अलग संस्था अपने हिसाब से अलग अलग बांटती है। जैसे भारत सरकार की जो नीति है ना, हमने 2 तरीके से बांटा, हमने ना जितने भी जैव ईंधन हो 2 भागों में बांट दिया। एक तो मूलभूत जैव ईंधन, एक को हमने कह दिया एडवांस जैव ईंधन। और मूलभूत जैव ईंधन में हमने पता कौन कौन से रखे, मूलभूत जैव ईंधन में रखे जो केवल कृषि तो बनेंगे, फसलों तो बनेंगे, केवल फसलों तो बनेंगे, हमने उन्हें एक तरफ रखा। और जो एडवांस है ना, दूसरी पीढ़ी के तीसरी पीढ़ी के, हमने उन्हें एडवांस में रखा। मैंने कहा अलग अलग संस्थाओं ने ना अलग अलग जैव ईंधन को अलग तरीके से बांटा। इसकी कोई एक सही परिभाषा नहीं है, जैव ईंधन ही होगा। तो हमने ना जैव ईंधन जितने भी 4 पीढ़ी के जैव ईंधन को हमने 2 भागों में बांटा। हमारे यहाँ की जो जैव ईंधन नीति 2018 ना, हमने ना जितने भी ईंधन है 4 के 4 ईंधन हमने अपने हिसाब से 2 भागों में बांटा। हमने कहा मूलभूत जैव ईंधन, तो उसमें हमने वे रखे जो कृषि से तैयार करे जाएंगे, गन्ने तक, मक्की की फसल तक, समझ में आई बात है, जो फसलों तो तैयार करे जाएंगे वे रखे। और दूसरी जो हमारे एडवांस है ना, जो एडवांस जैव ईंधन, एडवांस जैव ईंधन आया समझ में? एडवांस का मतलब अतिरिक्त, जो अतिरिक्त जैव ईंधन है उसके अंदर हमने दूसरी तीसरी पीढ़ी के फ्यूल रखे उसके अंदर, समझ में आई बात है? जो समूरी उत्पादक तो तैयार होंगे और दूसरे नंबर पर क्या है, जो बचे हुए अपशिष्ट तैयार होंगे, हमने उसको एडवांस पर रखा है। ये बात जैव ईंधन नीति 2018 में लिखी हुई। और ये कहीं से बनाए जा सकते हैं, ये बात उसमें लिखी हुई जैव ईंधन नीति में, जैव ईंधन कहीं से बनाए जा सकते हैं, जैव ईंधन नीति में साफ साफ लिखी हुई। ये सारी चीज तुम्हें पढ़नी, आज तुम्हारा होमवर्क है, तुम इससे बैठकर कि जैव ईंधन नीति है क्या। नहीं समझ में आई फिर मेरे तो पूछना, देखो मैं यहाँ से पढ़ रही थी, मेरी समझ में नहीं आई ये बात, या यूट्यूब का वीडियो देखकर समझ में आई जाएगी। जैव ईंधन नीति 2018 डालना यूट्यूब पर, आम तो समझा के चलो जाओ, कोई भी समझ में आया बात? या ऐसे मैं दिशा दूंगा, समझ में आई बात? या कोई नहीं पढ़ा सकता यूपीएससी का, सिर्फ दिशा दे सकते, गाइडेंस, पर मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। फिर तुम बताना मुझे, ओहो या बात लिखी हुई देखो, यहाँ से सवाल भी आया हुआ। दूसरा है एग्रोफ्यूल। इसमें ऊर्जा युक्त फसलें आती हैं। और तीसरा है म्युनिसिपल बाय प्रोडक्ट, जिसमें किचन और गटर का कचरा वगैरह आता है। दुनिया के कई देशों में बायोफ्यूल के वर्गीकरण को काफी अहमियत दी जा रही है। माना जा रहा है कि इससे बायोफ्यूल के अविकसित बाजार में संरचनात्मक नवाचार और जैव ईंधन के भविष्य के व्यावसायीकरण में काफी मदद मिलेगी। बायोफ्यूल की अवधारणा उतनी ही पुरानी कही जा सकती है जितनी पुरानी कारें हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हेनरी फोर्ड ने जब अपनी पहली कार का निर्माण किया तो उनकी योजना उसे एथेनॉल से चलाने की भी थी। हालांकि करीब शताब्दी भर बीत जाने के बाद भी एथेनॉल से कार चलाने का चलन उतना जोर नहीं पकड़ पाया है। धरती के भीतर पेट्रोलियम भंडारों की खोज ने पेट्रोल और डीजल ईंधन को सुलभ और सस्ता बनाए रखा। इसलिए दुनिया बायोफ्यूल्स को एक तरह से भुला गई।
लेकिन पेट्रोलियम ईंधन के पर्यावरण पर दुष्प्रभाव और इनकी महंगी होती कीमतों ने इंसानी समाज में बायोफ्यूल को लेकर दिलचस्पी वापस जगाई है। समझ में? कई शोध और अध्ययन बताते हैं कि दुनिया में मौजूदा पेट्रोलियम भंडार का दोहन आने वाले कुछ दशकों में ही पूरा हो जाएगा। सवाल ये है कि फिर हम क्या करेंगे, और इसी वजह से ऊर्जा के स्वच्छ विकल्पों पर अब सबका ध्यान है। हालांकि इस बीच सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में काफी काम आगे बढ़ा, लेकिन ऊर्जा के सारे विकल्पों के तौर पर इनका इस्तेमाल फिलहाल अव्यावहारिक नजर आता है। बायोफ्यूल की अहमियत यही बढ़ जाती है। फिलहाल दुनिया के कई देशों में माइक्रो एल्गी की खेती को बायोफ्यूल का एक स्थायी और सुरक्षित स्रोत माना जा रहा है। बड़े माइक्रो एल्गी फार्म्स में सूर्य की किरणें और कार्बन डाइऑक्साइड, एल्गी समझ गए ना तुम? वो काई, समुद्री जो घास हो उसे अपनाया और नमी सोखेगी, उसे पकड़ेंगे हम, उसकी एनर्जी अंदर चली जाएगी। समझ में आया बात? है इससे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है आजकल। मिलकर बायो इथेनॉल बनाते हैं और इस तरह ये खेती साफ और जैविक भविष्य की गारंटी दे सकती है। इसी तरह दुनिया में मछली की फैक्ट्रियों में हर दिन ढेर सारा कचरा निकलता है। वैज्ञानिक इससे भी बायोफ्यूल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। मछलियों के अवशेषों में स्केल, हड्डियों के अलावा फैट यानी वसा की भी भारी मात्रा होती है। इन चीजों से बायोडीजल बनाने की कोशिश की जा रही है। ब्राजील, होंडुरास और वियतनाम जैसे कई देश कई सालों से ऐसे प्रयोग कर भी रहे हैं और इस तकनीक को सस्ता बनाने पर भी काम किया जाना है। इसी तरह सूरजमुखी के पौधे से औद्योगिक स्तर पर खाद्य तेल, लुब्रिकेंट्स और बायोडीजल बनाया जा रहा है। अकेले जर्मनी में ही 4 लाख हेक्टेयर के क्षेत्र में सूरजमुखी की खेती हो रही है। 19वीं सदी में रेपसीड के तेल का इस्तेमाल इंजन में चिकनाई पैदा करने वाले लुब्रिकेंट के रूप में हुआ। रेपसीड यानी सफेद सरसों का इस्तेमाल मनुष्य सदियों से कर रहा है। मध्यकाल से ही ये दिया जलाने के लिए तेल का भी स्रोत रहा है। अब इसे बायोफ्यूल बनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। इसके अलावा हमारी धरती पर ही बायोफ्यूल के असंख्य स्रोत मौजूद हैं जिन पर लगातार काम चल रहा है। इनका इस्तेमाल न सिर्फ ईंधन के लिए बल्कि खाना बनाने से लेकर औद्योगिक इकाइयों में हीटिंग से लेकर दूसरे कामों में भी हो सकता है। इसके अलावा मोटर लुब्रिकेंट्स, पेंट रिमूवल और बोट के रूप में भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल हो सकता है। भारत में जैव ईंधन सामरिक महत्व रखता है क्योंकि ये भारत में मेक इन इंडिया, कौशल विकास और स्वच्छ भारत अभियान जैसी चल रही पहलों के साथ अच्छी तरह से कार्य करता है। ये आयात में कमी, किसानों की आमदनी में वृद्धि, रोजगार जैसे अवसर भी प्रदान करता है। यही तो लिखो तुम, एडिटोरियल लिखो क्या है? रोजगार में वृद्धि, आमदनी में, तो क्या करें? चुपचाप वीडियो देख लो, बैठ लिखो क्या, देखो ध्यान से। जैव ईंधनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के तहत कई महत्वपूर्ण पहल की है। ईंधनों को इस नीति के तहत 3 श्रेणियों में। चलो, इससे बड़ी खास बात क्या है? जैव ईंधन नीति भी इसी वीडियो में मिली तुम्हारा आराम से। जैव ईंधन नीति 2018 लेकर आया हो, ऐसा समझना। तो सारी वीडियो की चीज एक वीडियो में समझ, तो जो इसकी वीडियो को रोक कर सारे अच्छे खास पॉइंट लिख लेना, पूरी वीडियो देखना आराम से, यही तुम्हारा काम पूरा कर देगी। जैव ईंधन नीति 2018 ये वीडियो भेज दूंगा मैं। समझ में आया बात? बांटा गया है। इसमें पहला है आधार। यह वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, वहीं का वहीं नीचे। समझे नहीं क्या तुम? उसके मोर में जाओगे तो नीचे मेरे वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दिख जाएगी तुम्हें ये वीडियो, वहीं भी दिख जाएगी। आज जब भी तुम रिवीजन करना हो, उस वीडियो को भी देख ले, रिवीजन करते करते वक्त मौज आ जाएगी तुम्हारी। सही नहीं है? जैव ईंधन यानी पहली पीढ़ी, इसमें जैव एथेनॉल और जैव डीजल को रखा गया है। मैंने बता दे, दोबारा देखो। 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को हमने 3 श्रेणी में बांटा हमने। अब देखो 3 श्रेणी में किस तरह बांटा हो। वैसे दो भागों में वर्गीकृत करा मैंने समझ। एक तो जैव ईंधन नीति, मैंने कहा जैव ईंधन नीति वो तो बता रहा 3। अब देख लो क्या है, क्या रहा है। आधारभूत जैव ईंधन यानी पहली पीढ़ी। आधारभूत जैव ईंधन यानी पहली पीढ़ी। इसमें जैव एथेनॉल और जैव डीजल को, जैव एथेनॉल और जैव डीजल, ये सब चीजें पढ़नी तुम, लिखनी तुम, नोट कर रहे हो। जबकि दूसरी पीढ़ी यानी विकसित जैव ईंधन है जिसमें इथेनॉल नगर पालिका के ठोस कचरे से लेकर ड्रॉप इन ईंधन को। भारत की जो नीति ना, ये तुम्हारे बहुत काम की, बीएसपी की है नहीं है, लेकिन पीछे की पूरी वीडियो के अंदर रोक कर सारे पॉइंट लिख लेने अच्छे जो तुम्हें लग रहे। वही तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन में सीएनजी श्रेणीबद्ध है। जैव सीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है जिससे कि प्रत्येक श्रेणी में उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा इस नीति के तहत गन्ने का रस, चीनी वाली वस्तुएं जैसे चुकंदर, ये बात बता रहा है ना, जो इसी लाइन से सवाल है बिल्कुल, यूपीएससी 2020 का सवाल, घर जाकर जरूर देखना। नु कह रहा है जो जैव ईंधन कैसे बनाया जा सके, चुकंदर से बनाया जा सके जो लाल लाल कलर का हो, ऐसे गन्ने का रस से बनाया जा सके,
पूछा वहाँ ऑप्शन में पूछा किस किस्त जैव ईंधन बनाया जा सके। यूपीएससी ने सवाल पूछा है निम्नलिखित में क्या चीज है, 1 2 3 4 5 ऑप्शन है, किस्त किस्त जैव ईंधन बनाया जा सके। आज तुम घर जा ग्रुप में भेजना सवाल ये। स्वीट सोरगम स्टार्च वाली वस्तुओं के उपभोग के लिए बेकार अनाज के इस्तेमाल की अनुमति देकर इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल का दायरा बढ़ाया गया है। किसानों के उत्पाद का उचित मूल्य मिले, इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंजूरी से इथेनॉल उत्पादन के लिए पेट्रोल के साथ उसे मिलाने के लिए अतिरिक्त अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है। इसके अलावा इसमें जैव डीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला तंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहित किया गया है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 के लागू होने से कई लाभ होंगे। हर साल 62 MFT नगर पालिका का ठोस कचरा निकलता है। बता रहा है इसका फायदा क्या होगा। जैव ईंधन नीति 2018 जो लागू हुई है इसका फायदा क्या होगा। नगर पालिका तो इतना कचरा निकल रहा है, इसे पकड़ेंगे, कचरे को लेकर जाएंगे प्लांट में, उसका बायोडीजल बना देंगे, बायोफ्यूल बना देंगे लाकर। ये सरकार की समस्या है यार आने वाले टाइम पर। तो नीति तुम्हारे बहुत काम किया, जैव ईंधन नीति 2018 समझ में यही बात है। ठीक, हमारे पास ऐसी तकनीक मौजूद है जो प्लास्टिक कचरे और अन्य कचरे को ईंधन में बदल सकती है। इसके साथ ही ईंधन के आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। साल 2017-18 में करीब 150 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति होने की उम्मीद है, जिससे 4000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत का अनुमान है। बता चार, अगर हम जैव ईंधन नीति लागू करते 2018, 4000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बच जाएगी हमारे यहाँ। आया समझ, इतना फायदा होगा भारत सरकार को। ये तो बढ़िया मौज की बात है। इसका मतलब जैव ईंधन नीति, जब तो यूपीएससी ने सवाल पूछा है, ये तो हो सकता है मेंस में सवाल पूछे, जैव ईंधन नीति 2018 के संदर्भ में आपका क्या कहना, ये सही है गलत है, क्या सुधार कर जा सके, क्या बदलाव करे जा सके। समझ में आई बात है। ठीक, जैव ईंधन के इस्तेमाल से पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। एक अनुमान के मुताबिक 1 करोड़ लीटर E10 से करीब 20,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा। बता 20,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी। कितनी बेहतरीन बात है यार। ठीक, अगर ये नीति लागू होती हो गया तो 2018 क्या चल रहा है, 23-24 चल रहा है, 23 चल रहा है, 23 चल रहा है। ठीक है, जिंदा ना। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इससे लाभ होगा। खाना पकाने के लिए तेल खासतौर ये तो पूछो क्या क्या लाभ होंगे, तो लाभ बता रहा तुम मुझे, और अंतर में लिखो कैंसर राइटिंग में, ये पूछो तुम लाभ क्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है विजुअलाइज हो रहा है चीज़ों का। समझ में आया बात है। मैं तुम्हें सारे तरीके बता दूंगा, मैं किस तरह पढ़ता था, किस तरह पढ़ता हूँ, इस तरह तुम अपने आप भी पढ़ सकते हो। कुछ नहीं छोड़ने का मैं तुम्हें, सारे मूल मंत्र बता दूंगा। तुम्हारी खुद की इच्छा ही नहीं होगी पढ़ने की तो नहीं पढ़ने का तुम। आए समझ में, मैंने अपने सारे धंधे बता दिए तुम, मैं किस तरह पढ़ता हूँ। ठीक, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा पढ़ना पड़ता। गूगल हर जगह काम नहीं करता, यूट्यूब हर जगह काम नहीं करता। उन्हें चलाने के लिए किसकी जरूरत हो, टीचर की जरूरत है। या बात उस पिक्चर में सिखाई थी जो तुम्हें बताई थी, रफ बुक। तलने के लिए तुम्हें पता था इस तरह देखना पड़ा। ये तो तुम घर गए ट्राई मेरे का देखो, मैं भी देखूंगी, चलो। क्यों, किसकी जरूरत पड़ रही, टीचर की, तो टीचर प्राइमरी। लंबे समय तक उसका दोबारा इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो सकता है। जबकि जैव ईंधन बनाने के लिए इसके इस्तेमाल से खाद्य उद्योगों में खाना पकाने के तेल के दोबारा इस्तेमाल से बचा जा सकता है। ये कितनी बेहतरीन बात बताई, इसीलिए सवाल पूछा। जो भ्रंश भट्टियों में जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछले साल सवाल पूछा। इस तेल का उपयोग ना भाई, तुम ना राजू हमारे यहाँ खाना बनाने वाला, जोशी मिस्त्री है हमारे यहाँ से खाना बनाने वाला, तो जोशी मिस्त्री ना वो कढ़ाया तेल का पूरी रखी उसने कर दिया, वो इस्तेमाल दोबारा फिर घर में इस्तेमाल कर लो उस तेल को। इसे यूज नहीं करना चाहिए, जिंदगी खराब हो जा। कैंसर जब भी तो हो रहा है गाँव गली में, पूरी वाला तेल है तुमने कट दिया। अभी उठेगा सो होगा। हमारे यहाँ का जोशी मिस्त्री वो लोगों के यहाँ खाना बनाने जाता। ऐसी ऐसी कितनी सारी दुकानें होंगी, उसमें वो हमने कुछ भी बनाया, तलने वाली चीज़ कुछ भी, पूरी बनाई, छोले बनाए, उसी तेल को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। नहीं करो इस्तेमाल, बर्बाद हो जाओगे। एक चीज़ जो चीज़ एक बार यूज हो चुकी, दोबारा फिर उसमें भट्टा लगा के फिर तुम तो यूज़ कर रहे। तुम सब घर में इस तरह नहीं करते, बीमार हो जाओगे। सरकार कहती है उस तेल को मेरे पास लेकर आओ, हम उसका बायोफ्यूल बनाएंगे। हाँ, और यूपीएससी ने सवाल पूछा पिछले साल लियो, भट्टी में जो तेल यूज हो उसका हम क्या क्या कर सकते हैं। समझ में आया बात। ये सब जैव ईंधन नीति 2018 में लिखा हुआ, जैव ईंधन नीति 2018 में लिखा हुआ सब। तो पढ़ लोगे जैव ईंधन नीति 2018, पढ़ लोगे इसके बारे में, लाभ लूभ सब लिख लोगे, सारा इस वीडियो से काम चल जाने वाला तुम्हारा। ओके, एक कुछ नहीं छोड़ना जैव ईंधन, इस वीडियो कुछ नहीं छोड़ना, इस वीडियो सब लिख देना। और एक बार पीडीएफ भी सर्च कर लेना गूगल पर जाकर क्या कह रहा है, एक बार सर्च कर लेना जरूर। समझ में आया। चलो मैं भेजता हूँ। ठीक,
ओके मैडम। एक चीज और सर्च करनी तुम्हें, FSAI, FSSAI, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण इसका नाम है। तो इसके ना रुको, RUCO, ये नाम का ना एक प्रकार का इन्होंने चला रखा है, मिशन चला है एक प्रकार का। RUCO से सर्च करना है, देखना इसके बारे में है क्या है। रुको, RUCO, रुको, ठीक। ये भी तेल से संबंधित है, ऑयल से ही। कोई दिक्कत यहाँ तक? कल को बताऊँ क्या किसके बारे में पढ़ेंगे घरों में यार? जो अभी बैठ जा, बता तुम, जो बड़े बड़े अमीर लोग हो ना दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर लोग हो, सुन लो, तो उनके घरों में एयर फिल्टर लगे हुए हो। वायु पकड़ा, साफ करके तुम्हारे यहाँ कमरे में रख दिया। हाँ, एयर फिल्टर लगे हो। वो एयर फिल्टर कैसा काम करो पूरा दिखा जाएगा तुम्हें। हो सकता है वहां तक सवाल निकाल ला, जहां वायु मुझे लग रहा है ना प्रदूषित हो रही, मैं उसको साफ करके जाऊंगा। हाँ, तो जहां भी मुझे लग रहा है घरों में जो एयर फिल्टर लगे हुए, क्या जुगाड़ लग रहा है उसके भीतर, वो भी करके दिखा के जाऊंगा तुम्हें। कैसे ये समझ में आएगा ना, बता दो मुझे। यो कर लोगे क्या? राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, कल को फिर मैं इसमें सवाल दूंगा तुम्हें। वायु प्रदूषण कल को खत्म हो जाने वाला, कल को वायु प्रदूषण खत्म हो रहा है, फिर हम वायु का प्रदूषण कर चुके होंगे समाप्त, फिर हम चलेंगे जल प्रदूषण पर, फिर देखें जल को बचाएंगे। मुझे क्या नहीं, फिर वैसे हम कल को ध्वनि प्रदूषण पढ़ सके, थोड़ा सा ध्वनि प्रदूषण भी इसमें पढ़ लेंगे, वायु प्रदूषण की साथ ही देख लेंगे, उसके बाद जल प्रदूषण बचाएंगे। समझ में आया बात? या और इसके बहुत सारे फिर वायु प्रदूषण के सवाल करेंगे। इतना समझ लो 15 वीडियो में तुम्हारा काम समाप्त हो चुका। 15 आज 14 नंबर की वीडियो थी ना, 15 वीडियो में समझ जाओ वायु प्रदूषण समाप्त हुआ। समझ आई बात है? और वायु प्रदूषण का इतने बारे में मैंने इतना पढ़ा दिया, तुम्हें जो भी सवाल पूछेगा ना, उसे कुछ भी तुम्हें लग रहा है ना, अपने आप सोचो नोट्स कैसे अपडेट करना है। नोट्स कैसे अपडेट करना, तुम सोचो करो एडिटोरियल में कोई चीज पढ़ी या वायु प्रदूषण तो संबंधित होनी है, तो चिपका तो जाएगा वायु प्रदूषण में जाएगा। समझ में आई बात है? नोट्स ऐसा अपडेट करना होगा, इतना पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।